ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर चल रहा है उसमें हम वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस्टरडे। तो कल हम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जो है वो राइट हैंड साइड पे क्या करती है, इंक्रीज करती है, और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने कल ये कॉन्सेप्ट मिस करा तो उसमें मैं बताना चाहूंगा। आपके पास दो एटम्स है, से ए एंड बी, राइट। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अगर बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी जो है ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट दोज आर मिस द क्लास यस्टरडे ड्यू टू सम रीजंस, राइट। तो दो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे ए और बी है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, म्यूचुअल पेयर ऑफ जो म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज दैट कैन बी टेकन अप टुगेदर, मतलब इनको हम इकट्ठा ले सकते हैं। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट, मतलब यहां पे मैं पीरियड लिख रहा हूं, तो ये पीरियड है, तो एटॉमिक साइज पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। पीरियड में ये डिक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज ग्रुप में जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके बाद एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस ये दोनों के लिए सेम है, तो आयनिक रेडियस भी जो है वो आपका इस तरफ क्या करता है, डिक्रीज करता है। आई विल राइट DEC, और ग्रुप में ये क्या करता है, ग्रुप में ये इंक्रीज करता है, राइट। फिर उसके बाद हम वी कैन टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो ये पीरियड में इस तरफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज करता है और इस तरफ क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जो भी हो रहा है, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ग्रुप में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पहले इट्स अ वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर टेकिंग अप सम कॉन्सेप्ट व्हिच आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बीन कवर्ड इन द बुक्स, राइट। तो यहां पे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर ली। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में अब यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज की बजाय हम यहां पे लिखेंगे कि डेल्टा EGH जो है बिकम्स व्हाट, मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है जब हम कहां पे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में जो है ये क्या है, बिकम्स आप क्या कह सकते हैं कि लेस नेगेटिव, बिकम्स लेस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का मतलब यहां पे है कि एनर्जी का रिलीज होना। तो एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हुए भी रिलीज हो सकती है, एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी इंक्रीज हो सकती है, मतलब रिलीज हो सकती है। तो लेकिन पीरियड में जब जाते हैं तो जो एनर्जी का रिलीज होने का एक्सटेंट है वो ज्यादा है, और ग्रुप में जब जाते हैं तो एनर्जी को रिलीज होने का एक्सटेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पकड़ ली। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कल वो क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या करती है, इंक्रीज करती है, और ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज डाल दी, एटॉमिक साइज डाल दिया, आयनिक रेडियस डाल दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाल दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाल दिया। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ी हैं। तो अब जिस बच्चे ने इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी मिस की है क्लास में, तो ये इट्स नॉट ए लाइव सेशन, इट्स ए रिकॉर्डेड सेशन ओनली। तो यू कैन रेज योर हैंड कि सर हमने ये मिस किया है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट इमीडिएटली सो दैट आई कैन टेक अप द नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो कैन यू टेल मी कि आपने क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फाइन।
ionization enthalpy. Both will be taken up. It won't be taking more than 10 minutes. Fine. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले आएगा, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में आएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसको डेल्टा आई एच के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आई एच के साथ लिखने में बस बहुत सारा काम है, मतलब इतना काम हो गया था कि मुझे पॉइंट्स लिख के लाने पड़े कि मतलब इतना ज्यादा काम अभी हम और कर सकते हैं, और ये बाद में आप लेक्चर बाद में सुन भी सकते हो, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद दिस बोर्ड, राइट। आई एम टीचिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, मे बी सेकेंड टाइम मैक्सिमम। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसको पुराने टाइम में आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे, यस। अगर आप कभी भी किसी भी पुराने नोट्स देखेंगे या पुराने क्वेश्चंस देखेंगे, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, और बहुत जगह पे इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आपके पास एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, आपने उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल सके। तो उसका इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कि मोस्ट लूजली हेल्ड है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कि मोस्ट लूजली हेल्ड है के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? Ionization enthalpy, right? So that means ionization enthalpy is defined as amount of energy required, या minimum amount of energy required which is used to remove most loosely bonded valence electron from the neutral gaseous atom. आपके पास एक न्यूट्रल, एक गैसियस, एक एटम है, और उसका जो वैलेंस शेल है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि मोस्ट लूजली बॉन्डेड है। तो उसको निकालने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। एम आई क्लियर टिल हियर? ओके। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी या एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो इनको टोटलिटी में फर्स्ट, सेकंड प्लस थर्ड, इनको टोटलिटी में हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन फर्स्ट। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा जी, या आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं। तो इनको टोटलिटी में मिला के जो आपके पास टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो अब ये भी देखा गया है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो थर्ड है वो सेकंड से ग्रेटर है, सेकंड जो है फर्स्ट से ग्रेटर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। आई एम टेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारे पास एल्यूमिनियम गैस गैसियस फॉर्म में एक एटम है, तो हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जो एनर्जी आपने सप्लाई करी उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो इस पे वन पॉजिटिव चार्ज बड़ी इजीली डेवलप हो जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बचा 13 है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? 13। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 13। 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं, पर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन का नंबर तो 13 ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 हो जाएगा। तो प्लस 13 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? +1। तो इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप हो गया? +1। ये अब मोनोवैलेंट कैटायन है। मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन मतलब विच हैव वन वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसके ऊपर 1 चार्ज डेवलप हो गया।
तो ये मोनोवैलेंट केटॉइन है। तो जो मोनोवैलेंट केटॉइन है, अब उसमें प्रोटॉन का नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 है। तो अब हमें ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले केस में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब लेकिन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा इफेक्टिवली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अब मुश्किल हो जाएगा। मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये आपके पास बन जाएगा Al2 प्लस गैस, और प्रोटॉन का नंबर अब 13 हो गया, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 11 हो गया, राइट बच्चा। तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो फर्स्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल था, तो वो मोनोवैलेंट केटॉइन बन गया। लेकिन जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो मोनोवैलेंट केटॉइन से निकालना है। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है, तो मैंने शुरू से क्लियर कर दिया था कि एटम हैज टू बी इन द गैसियस फॉर्म ओनली। तो प्रोटॉन जो है वो 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए हैं। 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाइड है वो ग्रेटर है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन व्हाट, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपने निकालना है वो 2+ में से निकालना है, जिसमें प्रोटॉन का नंबर 13 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर -13। माइनस चार्ज हम डाल देते हैं शो करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आप इसमें से -11। तो अब हम यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड यूज करते हैं। अब यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इजेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है। तो 13 प्रोटॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज एज ए रिजल्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी is much greater than what, second ionization enthalpy much greater than first ionization enthalpy. Hope this is very clear to you, right? जिन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट नहीं किया था उनको समझ लग गया। तो अब फैक्टर्स के बारे में जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो यहां पे कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है, बस ये है कि चलो इस क्लास को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए रिवीजन क्लास, पर मेरे पास और भी बड़ी चीजें हैं कराने के लिए, वो भी मैं आपको कराऊंगा जो कि आपकी किताब में नहीं होगा, तो लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो फैक्टर्स जो हैं विच अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। पहला है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो है जितना बड़ा होगा उतना जल्दी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आपने अगर छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, बड़े साइज के एटम से निकालना है तो आपको कम आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास छोटे साइज का एटम है और ये आपके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास बड़े साइज का एटम है और ये आपके पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली यहां पे अंदर बहुत सारे शेल्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी इसके बाद ही इमीडिएटली बात करेंगे। मुझे एक नई चीज आपको बतानी है जिसे स्लेटर रूल कहते हैं। तो ये मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं शील्ड बना रहे हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बना रहे हैं। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं है। तो छोटे साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ बहुत इफेक्टिवली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन बड़े साइज में एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करना चाहता है पर बीच में बहुत सारे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो
तो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को यहां तक पहुंचने नहीं देते। तो इसको हम गवर्न करेंगे एक रूल के साथ, जिसको मुझे अभी पढ़ाना है, अभी आपने पहले नहीं पढ़ा, उसको स्लेटर रूल कहते हैं। मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं स्लेटर रूल इसके बाद। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजियर हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजियर हो जाएगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्मॉल साइज एटम के लिए ज्यादा चाहिए और बिग साइज एटम के लिए हमें कम चाहिए। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? तो नाउ वी शैल टॉक अबाउट स्लेटर रूल। लेट्स सी व्हाट इज स्लेटर रूल। दिस ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आई एम coinciding या I am aligning my lecture along with the ionization enthalpy। तो एक बच्चे ने जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं करा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो आज का अपना लेक्चर मतलब डिलीवर करना था उसको इसके साथ क्लब कर दिया। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप ये समझ सकेंगे कि हमने उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कैसे यूज करना है। तो लेट्स सी व्हाट इज स्लेटर रूल। अब मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, इट विल बी यूजफुल टू यू। ठीक है, जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं आप भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो स्टूडेंट्स नहीं आए, आई हैव नथिंग टू से अबाउट देम, नथिंग टू से अबाउट देम, nothing, absolutely, I have nothing. I'll not ask them tomorrow why they've not attended the class. This is their loss, not my loss. You can't attend, मतलब अभी इतना लंबा चौड़ा समर ब्रेक हुआ है, तो उसके बावजूद भी आपको छुट्टियां करनी है, बीच में बारिश भी हो रही है, तब भी छुट्टी हो जाती है, तो फिर भी आप छुट्टी करते हो तो गलत बात है। तो स्लेटर रूल से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बहुत लेट हो बच्चा, बहुत सारा मिस हो गया आपका काम। एक सिंसियरिटी हमें रिक्वायर्ड होती है साइंस क्लासेस के लिए। क्या आपको कैसा लगेगा आपका क्लास टीचर किस मतलब रोज 30 45 50 मिनट लेट आ जाए क्लास में? कैसा ही लगेगा आपको? ज्यादातर बच्चे कोचिंग छोड़ देंगे मेरे ख्याल से। Am I right? Anisha, what do you say? Yes, answer is very affirmative, very positive answer. अगर टीचर रोज लेट होने लग पड़ेगा तो बच्चे डेफिनेटली कहेंगे कि ये टीचर ही बहुत बेकार है। तो इसका मतलब हमें बच्चों की जरूरत है, आपको हमारी कोई जरूरत नहीं। चलो जोक्स अपार्ट। तो जिनको ये नहीं पता कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, मैं उसके बारे में भी उनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम आपको पहले बता दें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, राइट? ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में रिपोर्ट हुआ है, छोटे साइज एटम में भी रिपोर्ट हुआ है लेकिन कम एक्सटेंट पे। सपोज ये आपके पास पहला शेल है, ये आपके पास दूसरा शेल्स है, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, राइट? तो यहां पे इफ यू वांट मी टू यूज सम अदर कलर प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली, आई एम यूजिंग इट फॉर द सेकंड टाइम ओनली इन माई लाइफ। You let me know if you want me to use some other color which is more visible. You can let me know. Is it more visible or that is more visible? Yellow. Okay, fine. We'll use that. No problem. ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये न्यूक्लियस है। तो हमें एल्डर टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इन ऑल फॉर्म इज मोस्ट वेलकम्ड in our lives. ये नहीं है कि younger teachers has to use the technology and elder teacher like me are not supposed to use the technology. Technology is equally important for everybody in the life, right? If we are not using the technology, then what will happen? We'll be outdated from the life. Outdated हो जाएंगे लाइफ में हमेशा। अगर किसी को अपना पीसी नहीं यूज करना आता, किसी को एंड्रॉयड नहीं चलाना आता, किसी को लाइक आपको ये ऐसी चीजें यूज नहीं करने आती, तो आप डेफिनेटली, why Japan is outdated by China?
बिकॉज उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा अपडेट नहीं करा जितना चाइना ने कर लिया. अमेरिका इज मतलब लेगिंग बिहाइंड फ्रॉम चाइना. व्हाई? बिकॉज चाइनीज स्टूडेंट्स आर डूइंग मोर हार्ड वर्क एज कंपेयर टू अमेरिकन स्टूडेंट्स. हाँ, ये रीजन है. तो अब इंडिया का देखते हैं क्या बनता है. तो होपफुली यहाँ पे तो एक अच्छी खासी 12th स्टैंडर्ड तक और उसके बाद भी कंपटीशन मिल जाता है. ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो न्यूक्लियस, ये जो शेल है, सॉरी, तो ये जो शेल है इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और इसके इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट. तो जिन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी का स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट मिस किया हुआ था, ये रिपीट हो रहा है और उसके बाद स्लेटर रूल पे दोबारा आ जाएंगे. स्लेटर रूल इसी से रिलेटेड है, डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है. तो न्यूक्लियस जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट करना चाहता है, पर ये जो पेनल्टीमेट शेल है इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं और एक शील्ड बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं. किसके बीच में? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, राइट. एक स्क्रीन बन रहे हैं, एक शील्ड बन रहे हैं, एक रुकावट बन रहे हैं. तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को फिर अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. अगर नहीं कर पाएगा तो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन? जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगी? डिक्रीज हो जाएगी. यहां तक पहले आप बताइए कि आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ आई वांटेड टू टेल यू समथिंग एल्स. इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, राइट. और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली निकल गया बाहर, या न्यूक्लियस के प्रोटॉन का जो पूरा इफेक्ट है यहां तक नहीं पहुंच पाया, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे और उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट. और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को सिग्मा के साथ डेजिग्नेट किया जाता है. तो यानी कि अगर इसके अंदर 30 प्रोटॉन्स रहे होंगे तो उनका इफेक्ट में भी 25 कम हो गया इसके द्वारा, और 5 ही प्रोटॉन का जो इफेक्टिव चार्ज है वो यहां तक पहुंच पाया. तो मैं ये कैसे कह रहा हूं कि 30 में से सिर्फ 5 का ही जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो यहां तक पहुंच पाया? उसी में स्लेटर रूल को बताना है कि वो कैसे कम हो गया. क्योंकि आज के लेक्चर में जो क्लास रखी गई है इसीलिए रखी गई है कि हमने स्लेटर रूल को भी अंडरस्टैंड करना है और साथ में स्क्रीनिंग कांस्टेंट को भी अंडरस्टैंड करना है. तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वेट, ओके, just tried. What happened? I have to touch it and see, right? And I have to see my boundaries also. Shouldn't fell down. Okay, because the stage is bit smaller for me. Okay, तो screening constant actual nuclear charge को बाहर तक नहीं जाने दे रहा. तो अब जो पहुंचेगा वो पूरा नहीं होगा, पर उसको हम क्या बोलेंगे? Z इफेक्टिव. जितना इसमें है वो एक्चुअल है, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होके वहां पे पहुंच रहा है वो इफेक्टिव है, जितना कम हो रहा है वो क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. इसकी वजह से बाहर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत इजियर होता है. तभी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन में ये कहा जाता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, राइट. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई विल कम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो, डोंट वरी, आई डू रिमेंबर, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो फाइन बच्चा. तो अब मुझे बताइए कि इसके अंदर अगर 30 प्रोटॉन्स हैं तो उसको हम कौन सा न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. जो यहां तक पहुंच पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और जो कम हो रहा है, जो कम कर रहा है
उसको कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वी कम टू दैट। यू अंडरस्टैंड टिल हियर? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। फाइन, हाउ टू कैलकुलेट, अब आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट ऑन, हाउ टू कैलकुलेट, या बाद में घर जाके इसको सुन लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है? सिग्मा। Hope my wording is readable. Is it readable now? Because I'm more used to write on the with the help of marker. This is my second attempt only. If you are not able to, please let me know. Is it okay? Okay. Shields the valence electron by factor 0.85. N electron, if any, shields the valence electron by factor 0.35. अब इसको कैसे अप्लाई करना, दैट हैव टू टेल यू। Have you noted this? अब इसको कैसे यूज करना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट? आपने लिख लिया कि अगर हमारे पास n-2 n-3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है? n इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज यहां पे 4s है, तो उनको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना है, वो इस फैक्टर से शील्ड करेंगे, रोकेंगे। कौन से फैक्टर से? 0.35 से। और अगर आपके पास 3 शेल के इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पे n का वैल्यू 4 पकड़ा, अगर n 4 है तो 4th शेल के जो इलेक्ट्रॉन है या आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे बाय अ फैक्टर 0.35। डिड यू गेट इट? ओके। और जो n-1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3s 3p 3d, क्योंकि उनका नंबर इससे एक कम है, n-1 इलेक्ट्रॉन, they will create the hindrance or they will create the screening or shielding by a factor 0.85। और उसके पहले जो है, जैसे इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो अगर ये जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 2s हो गया, 2p हो गया। उससे पहले भी तो कुछ होगा ना, 1 होगा। तो 1 जो है वो कितने नंबर कम है? 4 से,
3 नंबर कम है। अगर ये 4 है तो ये क्या हो गया, ये 1s हो गया, राइट। तो इसको हम रब तो करेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको अब देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, राइट। सो लेट्स सी, क्वेश्चन है कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। आंसर, स्टेप 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, राइट। शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब है हमें यह नहीं पता चलेगा कि n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, n-2 में कितने थे, n-3 में कितने थे, तो हमें सारी लिखनी पड़ेगी। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, दिस इज 1s2, हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट 2s2, देन आगे यस 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये 30 हो गया। अब 1 वाले इलेक्ट्रॉन अलग कर लेंगे, 2 वाले अलग कर लेंगे, 3 वाले अलग कर लेंगे, 4 वाले अलग कर लेंगे, राइट। स्टेप 2, आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर इट विल बी, इट्स ऑल आवर्स टुडे, कोई रब वब करने का चक्कर नहीं है, हम पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मेरे पास 2s 2p6 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मेरे पास कॉमा 3s2 के 3p6 के और 3d10 के 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा इस पार्ट को अंडरस्टैंड करना। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे को शील्ड करेंगे, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को कितना शील्ड कर रहा है। ये आउटर मोस्ट है, ये ns है, तो ns जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फैक्टर से शील्ड करते हैं, 0.35 से, राइट। और जो अब क्या है, n-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको n इलेक्ट्रॉन लिखूंगा सिर्फ मैं, n-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं बाय फैक्टर 0.85, राइट। उसके बाद मेरे पास क्या है, n-2 इलेक्ट्रॉन, वो शील्ड करते हैं बाय 1 फैक्टर। उसके बाद अंदर जितने मर्जी हो, चाहे n-3 आ जाए, चाहे n-4 आ जाए, चाहे n-5 आ जाए, वो सारे के सारे जो हैं उनको कौन से फैक्टर से लेते हैं, हम 1 फैक्टर से शील्ड करते हैं, ठीक है। तो अब टोटल शील्डिंग हम काउंट कर लेते हैं स्टेप 3 में, टोटल शील्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन। तो n-3 के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, n-2 के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 6 8, इसको क्या लिख देंगे, 8। टू इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद क्या है, n-1 इलेक्ट्रॉन are shielded by 0.85 factor. How many n-1 electron are there? Coffee? Thank you. Thank you very much. Okay.
n-1 इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले देख लीजिए कितना है। n-1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, 16 और 2 18। इसको ये फील्ड शील्ड हो रहा है 0.85 से। अब हम आ जाते हैं n इलेक्ट्रॉन पे। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, जबकि मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बता सकते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्यों चूज करा? क्योंकि इसमें टोटल 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 29 इलेक्ट्रॉन मिलके स्क्रीनिंग क्रिएट कर रहे हैं 30th इलेक्ट्रॉन। 29 इलेक्ट्रॉन का फैक्टर हमने पकड़ना है, 30th इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। यानी अगर आपने सोडियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन को लेना है और 11वें इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है कि 10 इलेक्ट्रॉन कितना रुकावट पैदा कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को? 11वें इलेक्ट्रॉन को, कि न्यूक्लियर चार्ज वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। 18 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 को 0.85 से। ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मुझे आप प्लीज बता दीजिए कि n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन। और उसको कौन कितना रोक रहा था? 1 फैक्टर। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 के 8 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी 1 फैक्टर रोक रहा था। ये 8 हो गया। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18, 0.85। ये मुझे बता दीजिए कितना आता है। उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन है? n। तो n इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से फैक्टर से शील्ड कर रहा है? शील्ड कर रहा है मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, यानी कि कितना हो गया? 0.35। प्लीज ये बता दीजिए कितना आता है? 18 इंटू 15.3। अब इनको ऐड कर लीजिए, 10 हो गए, और 15 और 10 25, 25.3 और 25.3 में ये ऐड किया 25.65, 25.65। ठीक है, 25.65। ये शील्डिंग हो गई 30th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर 30th इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचा कितना? लेट अस सी। इंटरेस्टिंग। Z इफेक्टिव कितना वहां तक पहुंचा? एक्चुअल माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल। 30 इलेक्ट्रॉन थे उसके 30, और 30th इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन उसके पास 30 है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है वो डिक्रीज हो गया, ड्रामेटिकली डिक्रीज हो गया। किसके साथ? स्क्रीनिंग कांस्टेंट के साथ। तो अब इफेक्टिवली वहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो वो 4.35 ओनली। वाओ, सरप्राइजिंगली, कि एक जिंक जिसके पास 30 प्रोटॉन है, उसमें 30 प्रोटॉन का 30 न्यूक्लियर चार्ज लास्ट तक पहुंचना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन पहुंच कितना पा रहा है? सिर्फ 4.35। This is how screening constant has to be calculated, because we have been talking about this in the class quite a lot time. हमने क्लास में इसके बारे में बहुत बार बात की, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आई वाज थिंकिंग कि बच्चों को बताना चाहिए कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ लगी है तो एक बार रिवाइज कराता हूं, तो अब अगले के लिए आपने खुद कैलकुलेट करना, कोशिश करनी है। तो पर याद रखना कि अगर किसी एटम में 30 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 29 इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के लिए फाइंड आउट करनी है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के लिए फाइंड आउट करनी है। 7वें को छोड़ देना है, क्योंकि 7वें के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं। मतलब वहां पे लास्ट तक जो चार्ज पहुंच रहा है 4.35 पहुंच रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? 30th इलेक्ट्रॉन के लिए। 30th इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है कौन से न्यूक्लियर चार्ज से? 4.35 ओनली से, इंस्टेड ऑफ 30।
दिस इज द हाईलाइट ऑफ द लेक्चर ऑफ द टुडे. नाउ हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं एक बार. तो इसमें कहा गया कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना है. तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली जो बहुत इनर मोस्ट, यहां से शुरू कर लीजिए कि जो n शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोई है तो उसको 0.35 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना. उसके अंदर वाले को, हाँ, वो कई बार क्या होता है कि इसमें लाइक यू नो कई भी क्या होता है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना है 1s2 2s2 2p6, तो देन फिर आप किसके लिए निकालोगे? तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे ना, 2p के 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे. तो आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, तो हम और एग्जांपल्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट फुली. हाँ, हो नहीं मतलब सब कुछ हो सकता है. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग, राइट? You know, helium is the smallest atom in the periodic table. It's a bombshell. Helium सबसे छोटा एटम है. इसका साइज जापानीज यूनिवर्सिटीज ने कहा 31 पिकोमीटर है. That's all. और जो सोडियम वोडियम है उनके साइज तो बहुत बड़े हैं. हाइड्रोजन का साइज भी जो है वो दैट इज वेरी बिग. तो चीजें होती हैं ऐसे, मतलब लोग इनको बहुत इंटेंसिवली स्टडी करते हैं. तो उसने उसकी सपोर्ट में रीजन भी बताए. आई विल कम टू दैट ऑल्सो. तो हम क्या जा सकते हैं हीलियम पे 1 मिनट के लिए? फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का. साइजेस हमने आते ही कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी. साइजेस क्या करते हैं? डिक्रीज होते हैं. फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम. तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, राइट? और ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो बचा तो कहते यही. फिर नहीं बनाता कोवलेंट रेडियस, फाइन. नहीं बनाता आयनिक रेडियस, फाइन. पर नाउ द स्टडीज हैव कम व्हिच सेज ऑन द रिकॉर्ड क्रिप्टॉन जो है उसकी आयनाइजेशन, क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है ना. कॉफी, यू नीड कॉफी? अच्छा, मैंने कहा थोड़ा स्लीपी फील कर रहे हो. अच्छा ठीक है. हाँ जी, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है. क्रिप्टॉन की आयनाइजेशन एनर्जी O2 के बराबर है. तो साइंटिस्टों की हो गई बात, मतलब कि अगर O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रिप्टॉन के बराबर है तो ये कैसे हो सकता है? अभी ऑक्सीजन तो इतने सारे ऑक्साइड्स बना रही है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, एल्यूमिनियम मेटाल्यूमिनेट, तो कितने सारे ऑक्सीजन के कंपाउंड है. तो क्रिप्टॉन की क्यों नहीं है? बना दिया उन्होंने क्रिप्टॉन के कंपाउंड, लैब में बैठ के बन गए. तो उससे क्या पता चलता है कि अब ये नहीं कह सकते कि कोई नोबल गैस कोई कंपाउंड नहीं बनाती. तो संडे क्लासेस जब कभी भी लगेंगी, महीने में 1 या 2 बार, जब कभी भी लगेंगी, मतलब जो रेगुलर फीचर होगा, यही कोशिश होगी बस 2 क्लासेस लगे, आप ज्यादा तंग ना हो. और एक बार ही आके अपनी अच्छी सारी चीजें, और ये नॉर्मली तब लगा करेगी जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है, ताकि हम सारे चैप्टर को रिवाइंड कर सकें, सारी चीजें यहाँ पे दोबारा से लिखी जा सकें. और उसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो हम दोबारा भी कर सकते हैं. ये नहीं कि रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, आप मेरे पास दोबारा आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे कोई साउंड वाउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं बात कर रहा था नोबल गैसेस की. तो उन्होंने कहा कि अगर O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रिप्टॉन के एग्जैक्टली इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अगर O2 इतने सारे कंपाउंड बनाती है तो क्रिप्टॉन क्यों नहीं बनाती? अगर ऑक्सीजन इतने सारे कंपाउंड बनाती है तो क्रिप्टॉन क्यों नहीं बनाती? तो बना दिया उन्होंने क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स. यस, अब क्रिप्टॉन के कंपाउंड अवेलेबल हैं. उसके बाद उन्होंने जिनॉन के भी बना दिए पकड़ के. ठीक है. तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है, हीलियम का वॉन डेर वाल्स रेडियस होता है, बाकियों के कोवलेंट या मेटालिक रेडियस होते हैं, पर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये पहला ही पीरियड है, उसमें 2 ही एलिमेंट है. हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, उसके बाद डायरेक्टली 18th ग्रुप आ गया. तो वहां तक जाते हुए साइज तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, राइट? इसका भी तो वॉन डेर वाल्स कोई होता होगा ना हाइड्रोजन का. तो व्हाई नॉट उनके वॉन डेर वाल्स रेडियस को आपस में कंपेयर कर दिया जाए.
तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम है वो सबसे छोटे साइज का एटम है, राइट। अब हम दोबारा चले वहां पे, ओके, स्लेटर रूल्स पे ना। स्लेटर रूल्स में ये कहा गया कि जो सबसे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो अगर कोई है, वंस अगेन, तो वो दूसरे, मतलब कि जैसे जिंक में लास्ट में क्या आ गया था, 4s2, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4s1 4s1। ये इसको शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा, पर हमने 30th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो 30th इलेक्ट्रॉन मेरा सपोज ये हो गया, तो ये फिर किस में आ गया, 29th इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 29th इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा अगर कोई है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 30th इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, यानी कि 29 नंबर का इलेक्ट्रॉन 30 नंबर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा बाय 0.35 फैक्टर। और उसके बाद एक नंबर का अगर कम हो जाता है, 3s 3p 3d आ जाता है, तो वो शील्ड करेंगे बाय 0.85। और उससे कम कोई भी है, चाहे 2 है चाहे 1 है, चाहे उससे भी कोई नीचे अगर हो सकता हो, तो वो शील्ड करेंगे बाय 1। क्योंकि अगर 5 से शुरू करें, लिसन, अगर 5 से शुरू करें, अगर n की वैल्यू सपोज 5 होती, यहां पे 5 होता, फिर यहां पे क्या होना था, 4, फिर n-1 क्या होना था, 4, फिर उसके बाद n-3 n-2 n-, ये सारे जो थे इसमें चले जाने थे, और उन्होंने किससे के साथ फील्ड शील्ड करना था, बाय फैक्टर 1। प्लीज आपस में बात मत कीजिए, मुझसे पूछिए जो पूछना। तो फिर 28 इलेक्ट्रॉन का निकालना, 28 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना, इज दैट सिंपल। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 का निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड हो रहा है वही हम निकालेंगे ना, कि लास्ट बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है, बाकी बच्चे उसको कितना मतलब कितने हाइट में लंबे हैं, रोक रहे हैं। तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं कि लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है और आगे बड़े बड़े बच्चे आके बैठ गए हैं, उनकी हाइट जो है वो ज्यादा है, तो उसको मेरी आवाज या मेरी क्लैरिटी या बोर्ड के अंदर कितना नजर आ रहा है, हम उसके ऊपर जो इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो हम इसलिए जिंक के 30th इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और उसको शील्डिंग जो क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो 29 इन नंबर है, तो वो 29 इन नंबर जो है, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 के लिए यस, तो 28 जो सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, फिर 3d9 अलग ले लेंगे, 3d1 10 अलग ले लेंगे। बाकी ये हाइपोथेटिकल है, एक एक करके हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। तो ये हमने जिंक के लिए ले लिया, फिर हमने इनको सेपरेट कर लिया, आउटरमोस्ट शेल को, उसके एक अंदर वाले को n-1 लिख दिया, उसके एक और अंदर वाले को n-2 लिख दिया, उसके एक और अंदर वाले को n-3 लिख दिया, राइट। तो ये हो गया 1, ये मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाई बाय 0.85, ये मल्टीप्लाई बाय 0.35, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आया 25.65, ये आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और ये आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सिर्फ 4.35 है। आपको निकालने के लिए कभी आएगा नहीं, एक्चुअली क्या है, आपको कहां तक आएगा, लेट मी टेल यू द लिमिट्स। लिमिट्स ये है कि उन्होंने 2 बार क्वेश्चंस डाला हुआ है कि स्लेटर रूल क्या डिटरमिन करता है। तो अब बच्चों को सिर्फ ये बता दें कि स्लेटर रूल जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो बच्चों को बात जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसलिए हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा पाते, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे। सो राइट डाउन प्लीज, ये नोट डाउन करना है, ओके। वेट वेट वेट, ये यहां से
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने बनाया था और बाद में इसको क्रॉस चेक करा था इसका आंसर, तो आप ये प्लीज ट्राई कीजिए अगर आपने ये नोट कर लिया। अगले पेज पे चलें। नेक्स्ट, shall we move next? लिख लिया बेटा आपने? ओके। नेक्स्ट इज कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो, नो प्रॉब्लम। अच्छा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बस आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी जो आपने छुट्टियां मारी। देखो एक दिन आए, इसे कहते हैं 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। तो आज आपका दिन है, मतलब आपने जितनी भी छुट्टियां की या जितने भी पाप किए वो सब धुल गए आज। आज आपने गंगा में डुबकी लगा ली। तो ये अच्छी बात है, हमें महीने में एक बार ऐसे आयोजनों के लिए या संयोजनों के लिए या ऐसे फंक्शनों के लिए मिलना चाहिए जहां पे हमें आपस में बात करनी चाहिए कि हमने क्या मिस किया सारे महीने में, ताकि बच्चे सारा महीना घर में सोते रहे। ओके, कैलकुलेट screening constant and z effective and आप नहीं लिख रहे बेटा, and screening effect for valence electron of sodium, for valence electron of sodium। एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, इसके लिए इसको इफेक्ट, हाँ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आउटर मोस्ट शेल थर्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड शेल तक तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही है ना, तो उसको हमने
लाइक शील्ड करना है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ। इसमें पर एक इलेक्ट्रॉन का लिया था ना जब जिंक, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा नहीं, मैंने क्रॉस मारा यहां पे। ओके, तो ये आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको शील्ड क्रिएट करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको कौन रोक रहा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो नहीं ना किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रोका जा रहा है ना, इसको छोड़ दो। अब इसको पकड़ो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। अब इसको काउंट कर लो कितना आता है? 8.8, बिल्कुल ठीक है, 8.8 आ गया। तो ये आ गया 2, ये कितना आया? 6.8, कितना आ गया? 8.2। तो अब आपने निकालना क्या है इसमें? 8.8 हो, राइट। ठीक है जी। I can understand your hyperactivity in front of camera. Good. It's really good to see that I've provoked you ultimately in the inner soul of your my student have finally been woken up. That is really a great thing, and I am really very happy for myself that I have decided to take this class today. That my students become very active. That means, provided the fact, if given the opportunity to come before the camera, they will be doing very well. I will call you one by one on the board and you will be explaining the things. This will look really awesome. मैं तो यही कह रहा था भाई 11वें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, तो भाई वर शाउटिंग। वो लिखना मतलब मैंने रब कर देना था, पर आपने मुझे रब करने नहीं दिया। उससे पहले वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रही है, वो बोल रही है। अरे भाई, एक वर्ड अगर लिख दिया गया तो ये रबर किसके लिए होता है? इरेजर किसके लिए होता है? राइट। टंग तो नहीं ना स्लिप करती, हाथ स्लिप कर सकता है। कमाल हो गई है यार, हैट्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट, चलो लिखो, आगे निकाल लो। आगे आपको यहां बुला ना लूं, आप मतलब इतना अच्छा कर रहे हो यार आज। कैलकुलेट। अब मेरे पास इसका आंसर नहीं है, पर ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाइपोथेटिकल फॉर कैल्शियम। effective nuclear charge. Everybody is willing to record his or her voice. That is really awesome. Calculate screening constant and effective nuclear charge for valence electron of calcium 20 पिढ़े मुंह। मतलब कैल्शियम को टॉपिक नंबर नहीं आता यार, हाथ तो पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया यार। कमाल है, बात क्या बात करते हो आप यार। हम आपको डांट भी नहीं सकते थोड़ा सा? बताओ, हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। आप इतनी गलतियां करते हो, इतनी गलतियां करते हो, हम ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं बबुआ, कोई बात नहीं बबुआ, छोड़ दो इसको, ये बच्चा अपना है, कोई बात नहीं। चलो निकाल लो इसको।
I don't know answer of this one. You will be helping me to calculate this. निकल गया? ओके, बड़ी बात आती है इनकी। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। कल को कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेना मुझसे। चलो लिखवाओ फिर, ठहरो लिखवाओ जरा, इधर देख के, बोर्ड की तरफ देख के लिखवाओ। वेट, फोर एस टू, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक, बाय फैक्टर 0.35, ये एन इलेक्ट्रॉन हो गया। इफ एनी, हम कहते हैं ना इफ एनी, ये क्या हो गया? एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय, अब चाहे एन माइनस टू हो मल्टीप्लाई बाय वन, चाहे एन माइनस थ्री हो मल्टीप्लाई बाय वन, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 10 ही हो गया ना, और 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो गया? 0.85 जितना भी आएगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया? 0.35। तो क्या गलती से मैंने कुछ और लिख दिया था पिछली प्रॉब्लम में जब आप सभी बोल रहे थे? मैंने क्या लिखा था ऐसा? अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें अब दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को शील्डिंग क्रिएट करेगा, राइट? तब टोटल निकाल लीजिए। रणवीर इज गुड इन कैलकुलेशन बिकॉज इज ए कैलकुलेटर। कितना? 17.6। अच्छा ये कितना है? 8। ये 0.35 रह गया। टोटल कितना आ गया? पॉइंट, ये निकल गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए 20 में से ये निकल गया तो बाकी बचा क्या बेचारे के पास? ठीक है, दिस इज हाउ इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच हैव टू टेक अप एनॉमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये आप लिख लेना नोटबुक्स पे। हाँ जी, टॉपिक का नाम है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एटम। Rabia will come to electronegativity also. Don't worry. You don't have to go, no? I'm left with 10 minutes lecture. Only 10 minutes. Anomalous behavior of first atom of each group. अल्कली मेटल्स में lithium, the first element, show properties slightly different from
rest of alkali metals, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ये एक एग्जाम्पल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, beryllium, have properties different from rest family members। और इसके हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सिमिलरली बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, all have properties different from rest of family members in group 13, 14, 15, 16, 17 respectively। 18 ग्रुप इसलिए नहीं लिया कि उसमें हीलियम आना है ऊपर, तो हाइड्रोजन भी नहीं लिया क्योंकि वो अल्कली मेटल्स का पार्ट नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाँ जी बेटा, तो जो पीरियोडिक टेबल है, हैव यू नोटेड दिस ना? ओके, तो बच्चा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये हमारे पास लिथियम है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 पे। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास क्या है? बेरिलियम। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। लिथियम के बाद हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पोटाशियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, पोटाशियम के बाद आता है कैल्शियम। यहां पे स्कैंडियम नहीं आपने बनाना नहीं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यू डोंट हैव टू मेक इट टाइम एंड अगेन, नो नीड। कम टू दिस, बेरिलियम के बाद मेरे पास आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और मेरे पास ऑफ कोर्स यहां पे होगा हीलियम। अब मैं सिर्फ ग्रुप के नंबर लिखने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18, राइट? तो ये पहला मेंबर है सबका, सिर्फ इस केस में छोड़ के हीलियम पहला मेंबर है। बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे सिलिकॉन। नो यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड। लेक्चर लंबा खिंच जाएगा अगर मैं आपसे नाम पूछने शुरू कर दूंगा, और एक तो स्टेज भी मुझे छोटा लगता है। ओके, तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में,
तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबसे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं नॉर्मलस बिहेवियर। रीजन अभी बताना, अभी रीजन आई हैव नॉट टोल्ड यू, राइट। सिमिलरली बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल में पहला एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा डिफरेंट है इनफैक्ट। इसीलिए इसी तरह से ग्रुप नंबर 13 में बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफरेंट है। कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड से डिफरेंट है। एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कार्बन के कंपाउंड्स की हैं। 50 लाख के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या सिलिकॉन के इतने कंपाउंड्स हमारे पास हैं दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 लाख के आसपास भी कहीं नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की वो इसी वजह से है कि इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है जिसे कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा, सेल्फ लिंकेज। तो कार्बन देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। आगे जाए तो नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अवेलेबल है, हाईली स्टेबल है। और इनफैक्ट जो फास्फोरस, नाइट्रोजन इनफैक्ट गैस भी है। तो बाकी जो एलिमेंट है थोड़े थोड़े डिफरेंट है। इसी तरह से ऑक्सीजन लाइफ सेविंग है। आप स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाइए, आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है उसे ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अगर आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं तो आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। आप लेह लद्दाख पे जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। कभी किसी से सुना आपने कि मैं सल्फर गैस लेके जा रहा हूं? ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है ना सल्फर, तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट है। आगे चले जाओ। आगे फुलरीन की प्रॉपर्टीज, फुलरीन ब्रोमीन आयोडीन से डिफरेंट है। फुलरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब फुलरीन के साथ किसी का भी बॉन्ड बना दो, फुलरीन हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये क्रोमियम है, ये मेरे पास फुलरीन है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, राइट। मैंने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फुलरीन ऑलमोस्ट हर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑलमोस्ट। और जब भी इनके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, अपनी तरफ से हम इनके इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की अगर कोशिश करें तो उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स फुलरीन। एज ए रिजल्ट इट विल डेवलप स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड क्रोमियम विल डेवलप स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। दिस शोज व्हाट? इट शोज दैट कि फुलरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जब दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, अगर उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, राइट। तो फुलरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब क्या रीजन है कि फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट क्यों है? तो रीजंस जो है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये आपने लिखना है, पर पहले समझ लीजिए। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो साइज है वो सबसे क्या होगा? छोटा होगा बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। अगर बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो फुलरीन का साइज जो है, और सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट का जो साइज है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होगा? स्मॉलर होगा, राइट। दूसरा रीजन इसमें बता सकते हैं absence of d orbital. What do you mean by this absence of d orbital? Absence of d orbital का मतलब कि जैसे मेरे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, तो इसके अंदर 2p6 भी नहीं आया, 3s भी नहीं आया, 3p भी नहीं आया, 3d भी नहीं आया। मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए नहीं। जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते या इनके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इनफैक्ट सेकंड में 2d नहीं होता। अगर 3s होता तो उसमें हम कह सकते थे कि 3d पॉसिबल है। तो 3d किसी में है ही नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। जो सेकंड पीरियड होता है उसमें कौन कौन से शेल फिल होते हैं? 1s और 2s और 2p फिल होता है, उसमें 3d होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो अनदर रीजन है एब्सेंस ऑफ
डी ऑर्बिटल है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अपने अपने ग्रुप के, उनमें डी ऑर्बिटल मिसिंग होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तीसरा रीजन आप बता सकते हैं, मैं इसको जरा साफ करके लिख दूं, यू डोंट माइंड। वन, आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट, पहले अब लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनवेरेबली इनके स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से सब कुछ होता है। बेसिकली तो ये दो ही हैं, बाकी सब जो है उसके साथ कोरिलेटेड है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, और ये चैप्टर आपका खत्म है। डायगोनल रिलेशनशिप इज लेफ्ट, दैट विल बी टेकन अप टुमारो's क्लास, बट बिफोर दैट, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, आई विल टेक अप वंस अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन यू कैन गो। तो ये सारी चीजें आई थिंक लाइक नॉट एक्सप्लेन्ड इन द क्लासेस। हालांकि मैंने ये रूल नहीं कि आउट रूल नहीं किया कि पीरियोडिक टेबल कभी खत्म हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो सारी केमिस्ट्री है बेसिकली देखा जाए तो। इसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम चाहें तो इसके ऊपर 30, 40, 60, 100 लेक्चर्स लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। हमें अपनी लिमिट्स के अंदर भी रहना है और थोड़ा थोड़ा अपना हराइजन जो है वो एक्सपैंड भी करना। तो इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है, और इसको एनॉमलस बिहेवियर कहा जाता है। तो एनॉमलस बिहेवियर के कारण बताए गए हैं कि जो पहला एलिमेंट होता है अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। दूसरा रीजन बताया गया उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। तीसरा बताया गया कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। नेचुरली ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। डिड यू गेट इट? एनी क्वेश्चन? इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप? चले लास्ट, आज का लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना एक रिलेटिव। अच्छा, हाँ, तो मैंने इनकी वैल्यूज लिखवाई थी, बच्चों को याद कराई थी, वो आप देख लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, ये वैल्यूज कोई बात नहीं, मैं कल के लेक्चर में रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, फाइन, इट्स ओके। मैं ये आपको कल के लेक्चर में दोबारा से बता दूंगा। एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू नो? आप जाइए प्लीज, इनको जाना है, शी इज ऑलरेडी टोल्ड यू। एनीबडी एल्स वांटेड हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्कस एनी प्रॉब्लम? कोई और प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है? We are yet not finished with the periodic table. We will try to finish it tomorrow. Right? Thank you very much. Good day.